भारतीय विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके श्री अनुराग पांडे जी ने भारत और बांग्लादेश के विभिन्न कल्चरल और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से बिजनेस वेंचर्स को सेटअप और लीड किया है। लगभग 20 वर्षों के वृहद अनुभव के साथ उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड कंसल्टिंग आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में डीजीएम सेल्स, रीजनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, कंट्री मैनेजर बांग्लादेश आदि पदों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हिंदुस्तान कोका कोला मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर और सी ग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेरिटरी सेल्स मैनेजर के तौर पर भी कार्य कर चुके श्री अनुराग पांडे जी गेट अ फ्रेंचाइजी, निम्बा क्लीन और एईआर एजुकेशन सॉल्यूशंस नाम की 3 कंपनीज के को-फाउंडर भी हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल मैटर्स के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम लोग जब भी अपना कोई नया व्यापार उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बहुत दिन से बड़े सारे आइडियाज़ को हम देखते रहते हैं। हम फिगर आउट करते हैं कि हाँ भाई, ये आइडिया पे काम किया जा सकता है या ये बिज़नेस किया जा सकता है। तो ऐसे मल्टीपल आइडियाज़ जो होते हैं उन पर हमारा विचार होता है कि हाँ, ये आइडिया बेहतर होगा, इस आइडिया पर काम करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनमें से किसी एक आइडिया को लेकर हम अपना पैसा, टाइम और रिसोर्सेज लगा देते हैं। अक्सर ये भी होता है कि जब उस आइडिया पे बगैर किसी प्रोटोटाइपिंग या मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट या आइडिया के वैलिडेशन के बगैर, यानी जिस आइडिया, जिस विचार पर हम व्यापार शुरू करने जा रहे हैं उसके सत्यापन के बगैर जब हम व्यापार शुरू कर देते हैं, उसमें पैसा डाल देते हैं, रिसोर्सेज डाल देते हैं, अपना टाइम एंड एनर्जी डाल देते हैं और उसके बाद उस व्यापार को करते हैं, तो 6 महीने बाद, साल भर बाद जाके अक्सर ऐसा पता चलता है कि ये आइडिया उतना पावरफुल नहीं था, या इसका बाज़ार उतना तैयार नहीं है अभी, या इसमें ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, या हम खुद तैयार नहीं थे, या हमारे लायक बिज़नेस नहीं था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आती हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी समस्या है। व्यापार को शुरू करने के पहले उसको कैसे लिया जाए, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, जिससे जब हम बिज़नेस शुरू करें तो हम सक्सेस की बहुत ज़्यादा संभावनाओं पर काम करें, लाइक्लीहुड पर काम करें, ना कि हम तुक्के में काम करें। आज के इस टॉपिक में जिसमें आइडिया को कैसे वैलिडेट किया जाता है, मैं अनुराग पांडे आपसे इस बारे में बात करूंगा बिजनेस पाठशाला के इस सेशन में, और इस बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आइडिया वैलिडेशन क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है। आइडिया वैलिडेशन तो विचारों से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उनको हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उनको इकट्ठा करें और जितना उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं उसको जुटाएं, एक प्रक्रिया को फॉलो करें और उस प्रक्रिया के तहत बिजनेस जब वैलिडेट हो जाए तभी जाकर उसमें लार्ज स्केल पर या ज़्यादा पैसे या एनर्जी या रिसोर्सेस या टाइम लगाया जाए। इस सारी प्रक्रिया को हम आइडिया वैलिडेशन की प्रोसेस कहते हैं। और डिटेल में इस बात को समझते हैं। जब कभी हमारा आइडिया वैलिडेट करना होता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसका पर्पस भी जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हमको आइडिया के वैलिडेशन की ज़रूरत होती है या उससे हमें लाभ मिलता है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि भाई, बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले हमको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसका बाज़ार कितना बड़ा है, बायर कितने हैं, मार्केट क्रिएटेड भी है कि नहीं। तो इस तरह की जब जब कभी भी इस तरह का कोई परिस्थिति बनती है तो उसमें आइडिया वैलिडेशन अगर हम कर लेते हैं तो हम थोड़ा सेफ हो जाते हैं। ये एक और चीज़ है कि विचार की वास्तविक डिमांड है भी कि नहीं, उसकी रियल कोई डिमांड है, कुछ मांग है उस प्रोडक्ट की, या हम यूं ही किसी भी आइडिया पर वर्कआउट कर रहे हैं और अल्टीमेटली जाके अगर वो फेल हो गया तो बहुत सारा पैसा जलाएगा, बहुत सारा टाइम खराब करेगा और उद्यमी को बहुत हद तक डिमोटिवेट भी कर देता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम जाने कि
जिस भी आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, अगर हम उसका प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। तो ये आइडिया वैलिडेशन अगर हमने किया होगा तो उससे थोड़ा सत्यापित हो जाता है, इंडिकेट हो जाता है, एक मोटा-मोटा बाय एंड लार्ज एक हमको मार्केट साइज़ का आइडिया लग जाता है। अब किसी भी नए आइडिया में एक जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है, अप्रत्याशितता होती ही होती है। बिज़नेस में बहुत सारे अनसर्टेन चैलेंजेस आते हैं, ऑन अ डे इन डे आउट बेसिस आते हैं कि आज मांग ऐसी है, कल कोई टेक्निकल इंटरवेंशन हो गया और उसकी वजह से पूरा मार्केट बदल गया। और ये आप देखते होंगे किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेड हो या सामान्य सी इंडस्ट्रीज़ में भी, कि पूरा बाजार परिवर्तित हो गया। कोडैक जैसी कंपनी बाजार के परिवर्तन को नहीं समझ पाई और कैमरा बनाने का काम करती थी और मार्केट से आउट हो गई क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड को वो समझ नहीं पा रही थी। तो इस तरह से एकाएक आप देखेंगे कि कंपनी मार्केट लीडर थी, नोकिया मार्केट लीडर हुआ करता था और नोकिया सडनली मार्केट से आउट हो गया बिकॉज़ नोकिया ये नहीं समझ पाया कि किस तेजी से मार्केट में फीचर्स और एंड्रॉयड बेस्ड और एप्पल का वर्चस्व आ जाएगा और इस तरह की चीज़ें जब परिवर्तित होंगी तो उसका रिएक्शन इतना स्लो था या इतना बिल्कुल तैयार नहीं थे वो इस चीज़ के लिए। और देखते ही देखते सडनली 71% मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड हुआ करता था नोकिया का और वो कंपनी वैनिश हो गई, साफ हो गई। तो जो अप्रत्याशिता होती हैं, अगर हमने अच्छे से अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट किया है, अपने आइडिया को वैलिडेट किया है, तो बड़ी संभावनाएं होती हैं कि ये जो अनसर्टेन चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने, उनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से केटर कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। तो इसका बहुत लाभ मिलता है हम लोगों को। और ये होता है कि भाई अगर जो रियल प्रॉब्लम है उसको हल करने में, वो रियल प्रॉब्लम है क्या ये आइडेंटिफाई हो जाता है। बहुत बार जिस जिस समस्या को हम समस्या समझ रहे होते हैं वो समस्या नहीं होती, अपितु उसके आसपास की कोई चीज़ ही कोर प्रॉब्लम होती है और हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन भी किया होता है और पूरा चैनल बनाया होता है एक रॉन्ग समस्या को एड्रेस करने के लिए। तो अगर आइडिया का वैलिडेशन रियल मार्केट में हुआ है या रियल तरीके से हुआ है तो हमको बड़ा सरल तरीकों से, मतलब सरल ढंग से इसका सत्यापन हो जाता है कि हाँ, ये ही रियल प्रॉब्लम है और इसी का समाधान ये प्रोडक्ट या ये सर्विस दे रही है। तो बिफोर लॉन्चिंग वो क्लैरिटी आ जाती है। तो जिस तरह की भी समस्या है उसका कंफर्मेशन जो है उसको वैलिडेट करना बहुत ईज़ी हो जाता है अगर हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। एक अक्सर देखा गया है कि कई लोग समस्या जो है उसको पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते, यानी उसको ठीक से तोड़ के नहीं देखते। उसकी जगह वो पहले ही कोई समाधान ले आते हैं और अब समाधान को समस्या में फिट किया जाता है, जिसको बोलते हैं फोर्स फिटिंग द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। लेकिन उसका अब कंपनी के किसी बड़े बॉस का एकदम से कोई विचार आया कि भाई हम लोगों को ये करना चाहिए और इससे ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। पहले सॉल्यूशन आया है, बाद में समस्या का ज़िक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे ये सॉल्व हो जाएगा, ये फ़ोर्स फिटिंग है। तो हम लोगों को कभी इस तरह की प्रोसेस में ना जाके हमेशा प्रोसेस जो करेक्ट तरीका है कि पहले प्रॉब्लम को समझ लें, आइडेंटिफ़ाई कर लें, डीकंस्ट्रक्ट कर लें और उसके बाद ही जो उसका सॉल्यूशन लग रहा हो, उसके हिसाब से काम करें और वैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो आगे की चीज़ें देखते हैं कि सफल होने के लिए, एक आइडिया के सफल होने के लिए कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एन आइडिया टू बी सक्सेसफुल। तो एक आइडिया कैसे सफल हो सकता है और उसके लिए क्या-क्या कारक हैं जो ज़िम्मेदार हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अ, देखिए, बताना चाहूँगा कि विचारों का सत्यापन, आइडिया वैलिडेशन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस का जब हम आइडिया पिक कर रहे थे, तो उस समय तो हमने आइडिया का वैलिडेशन किया और उसके बाद इस प्रक्रिया को कभी नहीं किया। आइडिया वैलिडेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिससे कि हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस, जब-जब हम उसमें नए फीचर्स डाल रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, तब-तब हमें उस आइडिया वैलिडेशन की प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी नया प्रयोग रियल मार्केट कंडीशंस में जब टेस्ट हो जाता है, तो उसके फीडबैक आ जाते हैं, उससे कोर्स करेक्शन करने में गुंजाइश हमको मिल जाती है और ज़्यादा सही सॉल्यूशन लॉन्च होता है, जिसके सफल होने की संभावना भी ज़्यादा होती है।
तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ना कि आइडिया की शुरुआत में करा हुआ कार्य है। अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पहलू हैं जिनको सोच देखना चाहिए, उसके बाद उस आइडिया को पिक करना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये है कि एडॉप्टर कैटेगरीज़ हैं कि नहीं, हमारा संगठन किसी ख़ास काम में कार्यरत है, किसी एक कैटेगरी में वो है, और जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ, क्या वो उससे जुड़ी हुई किसी कैटेगरी में, या जिन कैटेगरीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, उसी का पार्ट है, या कुछ एकदम अलग है? कुछ ऐसा है जो मेरी कंपनी या मेरा संगठन नहीं करता, हम एकदम नया करना चाह रहे हैं, और उसकी क्षमताएँ क्या-क्या हैं, कैसी हैं, वो हैं भी कि नहीं? अक्सर बहुत बहुत दूर का आइडिया, मतलब अभी मेरी कंपनी इस प्लेटफ़ॉर्म पर ऑपरेट करती है, और सडनली हम कुछ और बात करने लगें, एब्स्ट्रैक्ट बात करने लगें, तो हम एक एक उदाहरण देंगे कि हम सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, और हम एकदम से बोलें कि हम कल से ब्लेड बनाएँगे, जिलेट के जैसा बनाएँगे, तो ये एकदम दूर की कौड़ी है। तो ब्लेड बनाने की क्या क्षमता मेरी कंपनी में विकसित है? नहीं है। तो ये देखना ज़रूरी होता है अक्सर कि जो आइडिया है, वो एडॉप्टर श्रेणी में आता है कि नहीं, यानी मेरा संगठन में एडॉप्ट हो जाएगा वो आइडिया कि नहीं? उसमें जितने लोग भी जुड़े हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, वो उस आइडिया से, उस समस्या से, उस मार्केट अपॉर्च्युनिटी से कोरिलेट कर भी पाएँगे कि नहीं? सो इट शुड बी पार्ट ऑफ एडॉप्टर कैटेगरीज। उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए। एक और है कि रिलेटिव एडवांटेज क्या है उस आइडिया के, कि जो भी हम आइडिया ला रहे हैं उससे फ़ायदा क्या होगा, कंज्यूमर का फ़ायदा क्या होगा, कस्टमर का फ़ायदा क्या होगा, संगठन का फ़ायदा क्या होगा, ओवरऑल सिनारियो क्या है, कंपनी के लिए क्या फ़ायदा लेके आएगा, क्या प्रॉफ़िट लेके आएगा, क्या मार्केट शेयर लेके आएगा, चैनल के लिए क्या लाएगा, कितना मार्जिन्स लाएगा, ग्राहक के लिए क्या लाएगा, कैसे वो उस समस्या को सॉल्व उसके लिए कर रहा है बेहतर फीचर्स के साथ या नहीं, या क्या रीज़न है, या कॉस्ट कम करके कर रहा है। तो संबंधित लाभ भी बड़े क्लियर होने चाहिए रिस्पेक्टिवली कंज्यूमर के, कस्टमर के, चैनल के एंड ऑर्गेनाइज़ेशन के। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया तो नहीं है कि इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझ ही नहीं पा रहा है, ना ग्राहक समझ पा रहा है, ना चैनल समझ पा रहा है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन नेचर थे या ठीक से कम्युनिकेट नहीं किए गए, आप देखेंगे कि कंज़्यूमर लेवल पर जाकर फ़ेल हो जाते हैं, ग्राहक के लेवल पर जाकर फ़ेल हो जाते हैं, या चैनल ही नहीं समझ पाता। चैनल यानी वो होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, वो ही उस प्रोडक्ट पे कन्विंस नहीं होते क्योंकि उसको ठीक से समझ नहीं पाए होते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है प्रोडक्ट में या आइडिया में। अ, उसका ट्रायल हो सकता है कि नहीं, पता चला कि आइडिया सुपर स्ट्रॉन्ग है, हम लोग उस पे काम भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कोई ट्रायल ही नहीं हो सकता। ट्रायल नहीं हो सकता है तो वैलिडेशन की प्रोसेस भी नहीं हो सकती है, तो ये भी देख के रखना पड़ेगा। और ऑब्जर्वेबिलिटी है कि नहीं, उसको हम मैप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडिया वैलिडेशन की प्रोसेस में। एक बार देख लेते हैं कि आइडिया वैलिडेशन की प्रोसेस अमूमन किस तरह से होती है। तो 4 स्टेप प्रोसेस है नॉर्मली, अगर इसको हम अ, इस तरह से डिवाइड करके देखें। और पहला स्टेप तो जो होता है कि डिफाइन योर गोल। आप अपना जो गोल है उसको डिफाइन करें, आप अपना लक्ष्य परिभाषित करें। दूसरा जो स्टेप होता है वो है कि उसकी एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए, एक परिकल्पना होनी चाहिए कि किन शर्तों पर, किन-किन तरह से, किस तरह के प्रोडक्ट पे क्या होने जा रहा है। एक हाइपोथेसिस कंप्लीटली पैक करें जो इंडिकेट करे लगभग 90% एनवायरनमेंट को। तीसरा स्टेप होता है कि एक्सपेरिमेंट करके देख लें और उसका कोर्स करेक्शन कर लें, यानी पायलटिंग कर लें। उसकी पायलटिंग कर लें, मार्केट से फीडबैक ले लें, टीम्स से फीडबैक ले लें। और चौथा स्टेप होता है कि भाई अब अगर वो वैलिडेट हो गया है मार्केट से भी, टीम से भी, बिज़नेस से भी, तो फिर उसको वैलिडेट करें और विकसित करें, यानी वैलिडेट एंड डेवलप। तो ये 4 स्टेप की प्रोसेस होती है। इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं कि क्या-क्या स्टेप्स हैं और कैसे-कैसे उनको करना चाहिए। तो आइए एक-एक करके जानते हैं कि क्या किन चरणों में आइडिया वैलिडेशन की प्रोसेस को हम करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपने लक्ष्य को डिफाइन करें, डिफाइन योर गोल।
आपको ये तय करना है इस स्टेज पर कि आपका जो आइडिया है, उसका गोल क्या है और किन एस्पेक्ट्स पे वो वैलिडेटेड होना चाहिए। मतलब आपका गोल फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आपका गोल हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम कोई एक ख़ास समस्या को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा गोल हो सकता है। या मेबी कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ खास फीचर्स के साथ लेके आ रहे हैं। एक आइडिया ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स नहीं थे। तो शुरू-शुरू में जो मोबाइल फ़ोन्स चले थे, वो आपने देखे होंगे कि केवल फंक्शनल प्रोडक्ट थे, केवल उनसे बातचीत हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन धीरे-धीरे उसमें वॉच भी आई, उसमें एंड्रॉयड जैसा सॉफ्टवेयर आया, उसमें इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद तो उसमें पेमेंट्स की सुविधा आई, उसके बाद उसमें रिकॉर्डिंग्स की सुविधा आई। तो एक तरह से वो प्रोडक्ट जो तब था और आज है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। बट बिफोर लॉन्चिंग एनी फीचर, हर फीचर की लॉन्च के पहले एक बार वैलिडेशन ज़रूर होता है मार्केट में। तो क्या गोल है हमारा? क्या फीचर्स हमारा गोल हैं या प्राइस चेंज कर रहे हैं? कोई न्यू एज टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से कॉस्ट करेक्ट हो गई है और उस वजह से हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या इसको रीडू करना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं। तो गोल क्या है? बिज़नेस मॉडल ही चेंज हो गया है, चेंज कर दिया है। गोल क्या है? जैसे अर्बन कंपनी ने सबसे पहले वो उन्होंने एग्रीगेटर मॉडल शुरू किया और देखा कि बहुत सारी क्वालिटी के इश्यूज आते हैं और इस वजह से ग्राहक रिपीट सर्विस नहीं दे रहा है। तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया, उन्होंने खुद एम्पैनल किया जो भी काम करने वाली स्किल्ड वर्कफोर्स थी और उनके क्वालिटी कंट्रोल के बाद ही उनको डिप्यूट करना शुरू किया क्लाइंट सर्विसिंग साइट्स पर। तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज किया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। गोल क्या है हमारे आइडिया का? ठीक है। एक सेकंड जो स्टेज होती है वो है डेवलप द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस आप अपनी परिकल्पना विकसित करें। क्या है कि जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है आपका, उस तक पहुंचने की क्या परिकल्पना है कि भाई आफ्टर आइडिया, अगर हम ये आइडिया को अडॉप्ट कर लें तो हमारी हाइपोथेसिस किन किन इकोसिस्टम में काम कर रही है, कि किस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट जाएगा, इसका एमवीपी क्या होगा यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा या बेसिक प्रोडक्ट क्या होगा, उसके अलावा किन के थ्रू ये जाएगा, क्या होने जा रहा है, किस तरह का शेयर मिलेगा, किस तरह की सेल्स मिलेगी। आपको ये प्रिडिक्ट करना पड़ता है, एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी पड़ती है रियल टर्म्स में, कि अगर मान लीजिए हम ये करने जा रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या हमारे गोल्स होंगे, सेल्स गोल्स क्या होंगे, मार्केटिंग गोल्स क्या होंगे, ऑपरेशनल गोल्स क्या होंगे। ये सारी चीज़ों की बात परिकल्पना में आती है। आपको एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी पड़ती है। ये है सेकंड स्टेज ऑफ आइडिया वैलिडेशन, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज और जहाँ पर सारा काम होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। जब एक बार हमारी हाइपोथेसिस डेवलप हो जाती है तो हम हाइपोथेसिस में जो हमने एक्सपेरिमेंट बजट किए होते हैं, सोचे होते हैं, उनको करना शुरू करते हैं और उनके बेसिस पर हमारे जो अजम्पशन हैं उनको हम वैलिडेट करते हैं। तो ये एक तरह का एक परीक्षणों का सेट है, एक चेकलिस्ट है जिसमें हम नॉर्मली कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या जिसको कुछ लोग बोलते हैं लीस्ट डेवलप्ड प्रोडक्ट, वो बनाते हैं और उसको डेवलप करते हैं। ये वो प्रोडक्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी और बात करेंगे। तो पहले अपना एमवीपी बनाते हैं। उसके बाद हम कैसे उसको लॉन्च कर रहे हैं, मेबी हमारी वेबसाइट पे उसका एक लैंडिंग पेज बना देते हैं या जो लोगों के पास वेबसाइट्स नहीं हैं वो अपनी वन पेजर वेबसाइट बना लेते हैं। उस पे उस नए आइडिया का लैंडिंग पेज होता है, उसके बारे में जानकारी होती है। उसके बारे में ईमेल्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, लोगों का रुझान पता करना शुरू करते हैं। उसके जो फर्स्ट सेट ऑफ यूज़र्स हैं, जिनको आपको लगता है कि सबसे पहले ये लोग यूज़ कर लेंगे, उनको अप्रोच किया जाता है और उनसे उनका व्यू लिया जाता है, अगर वो इसको यूज़ करना चाहेंगे कि नहीं और अगर वो यूज़ करेंगे तो क्या उसकी क्या कीमत देना चाहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी बातों पर बातचीत होती है। देन बहुत लोग केवल सुन के प्रोडक्ट के बारे में नहीं डिसाइड कर पाते हैं या आइडिया के बारे में नहीं डिसाइड कर पाते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ऐसी कार बेचना चाहता हूँ जो इस तरह से चलेगी, इस तरह से दिखेगी, ये उसके फीचर्स होंगे, ये नहीं होगा, ये कर तब वो कर पा रही होगी।
तो आप शायद मेरी बातों पर ना आएँ और कहें कि मुझे एक्चुअली में ये कार दिखाइए कि कैसी लग रही है, लुक एंड फ़ील क्या है, कम्फ़र्ट क्या है, मैं बैठ के देखना चाहूँगा। तो ऐसे स्टेजेस के ही लिए आप उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी लगभग तैयार प्रोडक्ट जिसमें पूरा पैसा नहीं खर्च होता उसके फिनिशिंग में, लेकिन कम से कम ग्राहक या फंडिंग एजेंसीज़ ख़ासकर आप अपने आइडिया को लेके गए, आपने पिचिंग की, आपने पूरा परिदृश्य तैयार किया। लेकिन उसके बाद भी कई बार फंडिंग नहीं होती, उसका रीज़न ये होता है कि आपने प्रोटोटाइपिंग में समय और एनर्जी और पैसा नहीं लगाया होता है। दिस डिमांड्स अटेंशन। आपको एक प्रोटोटाइप तैयार करना चाहिए, फिज़िकल प्रोटोटाइप तैयार करना चाहिए अगर आपके प्रोडक्ट में वो किया जा सकता है तो। उसके बाद आपको अपने रियल कंज्यूमर्स को अप्रोच करना चाहिए, उस उपभोक्ता वर्ग को जो आपको लगता है कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। उनको अप्रोच करके, उनको सर्वे करके, उनका इंटरव्यू करके समझना चाहिए कि प्रोडक्ट यूज़ करेंगे कि नहीं, करेंगे तो किस दाम पर करेंगे, किस दाम पर करने के बाद प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी उनका सर्वे होते रहना चाहिए कि भई आपको कैसा लगा, क्या है प्रोडक्ट का फीडबैक, बहुत अच्छा है, सामान्य है, बुरा है क्या? क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल पर हो रहा है, यही जब आप बाज़ार में पूरी ताकत के साथ जाएँगे, तो ये लार्ज स्केल पर होगा। पता चला कि हमारा प्रोडक्ट हमने तो बहुत अच्छे से बनाया है और सब कुछ किया, अनफॉर्च्यूनेटली वो हमारे कंज़्यूमर्स को नहीं समझ में आया। तो अगर आप बगैर वैलिडेशन के मार्केट में जाते हैं और अपना कार्य करने लग जाते हैं, तो बड़ी संभावना होती है कि बहुत सारा पैसा खराब होगा, वक़्त खराब होगा और आप डिमोटिवेटेड हो जाएँगे। इसीलिए आइडिया वैलिडेशन किया जाता है। तो इंटरव्यू और सर्वे टेक्निक्स के माध्यम से आप अपने कस्टमर का, कंज़्यूमर का फीडबैक लेते हैं, समझते हैं भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और आप ये भी चेक करते हैं कि अगर इस आइडिया, स्पेशली आज जो स्टार्टअप का वर्ड चल रहा है और बहुत सारे नए से आइडियाज़ हैं, और जब प्रोटोटाइपिंग स्टेज और कंज्यूमर वैलिडेशन से निकल के आते हैं, तब इस स्टेज पर बहुत बहुत से उद्यमी उनको फंडिंग के लिए पिच करते हैं कि भाई इसमें बहुत अच्छा पैसा लगेगा और अगर ठीक से पैसा लगा दिया जाए इस स्टेज पर, तो ये प्रोडक्ट या ये सर्विस बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगी अपने रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को। इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें फंड कीजिए आप। और क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पर भी लोग जाते हैं। तो ये बहुत तैयार स्टेज होती है कि कंज्यूमर वैलिडेशन के बाद आप ये कार्य भी कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट आप फंड रेजिंग अपने आइडिया के लिए अच्छे से कर पाएँ। आपके पास बहुत पैसा है, आप खुद ही बहुत कन्विंस्ड हैं कि नहीं ये आइडिया स्ट्रॉन्ग है, इसमें किसी और को नहीं घुसने देते हैं, पूरा पैसा खुद लगाते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, या आप खुद कर सकते हैं। और उसकी जो मार्केटिंग है, उसमें भी जो मल्टीपल कम्युनिकेशन है, यानी एक ऐड कह रहा है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरणार्थ बोल रहा हूँ, कि एक ऐड आपका कह रहा है कि अ, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, और दूसरा ऐड कह रहा है कि आपको ये समस्या है और अगर समस्या है तो अब तक के सभी प्रोडक्ट में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ये है। तीसरा कम्युनिकेशन कुछ और कह रहा है। जब आप अलग-अलग कम्युनिकेशंस को भी चेक करते हैं, ए-बी टेस्टिंग बोलते हैं जिसको, अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, एडवर्टाइज़िंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तो आपको आइडिया लगता है कि हाँ, ये करना चाहिए, ये वाले एडवर्टाइज़िंग से जाना चाहिए, ये कम्युनिकेशन मैसेज कंज़्यूमर प्रेफ़र कर रहा है, यानी हर चीज़ चेक हो रही है। आइडिया वैलिडेशन, कंज़्यूमर वैलिडेशन, कम्युनिकेशन वैलिडेशन भी हो रहा है देखिए यहाँ पर। तो इस तरह की सारे काम जिसको बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट और रिवाइज़ करना, प्रयोग करना और संशोधन करना, ये स्टेज 3 होती है आइडिया वैलिडेशन प्रोसेस की। तो आइए देखते हैं कि अगला चरण, जो लास्ट चरण है, वो क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि द लास्ट स्टेज, कि अब आपने अ, अपने आइडिया को एक्सपेरिमेंट किया, उसकी हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस के जितने भी आपके अज़म्पशन्स थे, जो उनको आपने टेस्ट किया कि अज़म्पशन सही है कि नहीं। आपने कस्टमर वैलिडेशन भी किया, कंज़्यूमर वैलिडेशन भी किया, कम्युनिकेशन वैलिडेशन भी किया, एडवर्टाइज़िंग का जो वैलिडेशन जिसके बारे में बात हो रही थी, आपने उसको भी वैलिडेट किया। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं और आप कन्विंस्ड हैं, पॉज़िटिव हैं कि हाँ, यहाँ तक कि इस जानकारी के हिसाब से और इन करेक्शन, इन संशोधनों को अगर मैंने अडॉप्ट कर लिया है, अपना सर्विस या प्रोडक्ट को करेक्ट कर लिया है, आइडिया को करेक्ट कर लिया है, अब मेरा आइडिया डेवलप होने के लिए तैयार है, मार्केट में जाने के लिए तैयार है, और अब हम इसको
फुल स्केल लॉन्चिंग मोड में डालेंगे, कंप्लीटली लॉन्च करेंगे, जिससे कि जब ये आइडिया मार्केट में जाए तो इसके सफल होने की सबसे मैक्सिमम संभावनाएं हों। तो इस तरह से अगर आप अपने आइडिया को डेवलप करते हैं, इस तरह से आप अपने आइडिया को वैलिडेट करते हैं, उसको इन 4 चरणों में गुजारते हैं, आप उसको ठीक ढंग से ट्रीट करते हैं, तो विश्वास मानिए कि बिजनेस पे स्केल अप करने जा रहे हैं या वो आइडिया ड्रॉप कर रहे हैं का डिसीजन ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। क्योंकि एक बार आप आइडिया लेके मार्केट में चले गए और कमज़ोर आइडिया लेके, या आइडिया तो बहुत अच्छा था लेकिन जो प्रोडक्ट डेवलप किया था या जो कम्युनिकेशन था वो कमज़ोर था और उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई थी, इस तरह से आप जाते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं, जबकि आइडिया बहुत अच्छा होता है कई बार। तो अगर इन स्टेप्स पे करके जाते हैं और अपने आइडिया को वैलिडेट करते हैं, तो विश्वास मानिए कि आप एक बहुत स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक तरीके से बिजनेस को करने जा रहे हैं। बिजनेस की शुरुआत एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपने जिस आइडिया पर आप काम कर रहे होते हैं, उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, और लोग कितना समझ पाते हैं ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। हमेशा ये क्लैरिटी नहीं रहती है कि आप जिसको बता रहे हैं कि मैं इस आइडिया पर काम कर रहा हूँ और इस तरह का प्रोडक्ट होगा या इस तरह की सर्विस होगी, उसका जो इम्प्रेशन ले रहा है वो व्यक्ति, एक चाइनीज़ विस्पर करके एक्टिविटी होती है जिसमें मूल मैसेज जैसे-जैसे आगे बढ़ता है वो खोता जाता है। तो यही हाल होता है कि जब हम किसी से अपना आइडिया डिस्कस करते हैं और वो किसी और व्यक्ति को बताता है और वो किसी और व्यक्ति को बताता है, तो विश्वास मानिए कि जिस आइडिया पर आप काम कर रहे हैं वही उस आइडिया के बारे में अगर आप उस इस चेन के 7वें व्यक्ति से पूछ लें, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट आंसर आपको दे रहा होगा। और ये क्यों होता है? अक्सर ये होता है क्योंकि कुछ भी विज़ुअल नहीं दिख रहा है, सब मौखिक है। आइडिया का एक्सप्लेनेशन भी मौखिक है, आइडिया के बारे में जो भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्बल एंड मे बी रिटन इन वर्ड्स। उसका लुक एंड फ़ील कैसा होगा, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, की कोई क्लैरिटी नहीं होती है। और इस वजह से ही जब आइडिया स्टेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कंज़्यूमर को या कस्टमर को या फंडिंग के लिए आप जाते हैं और इन्वेस्टर्स से जब आप बात करते हैं, तो आपका आइडिया 90% केसेस में रिजेक्ट हो जाता है एक खास इशू के कारण। और आज बिजनेस पाठशाला के इस सेशन में मैं अनुराग पांडे उस ही बारे में बात करूंगा। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ आज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कि क्या उसकी नीड होती है, होता क्या है, प्रोटोटाइप या एमवीपी होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो इस सेशन में वी विल टॉक अबाउट एमवीपी एंड प्रोटोटाइपिंग। इस सत्र के इस सेशन के एंड में आप इस बारे में जान पाएंगे कि प्रोटोटाइप क्या होता है, उसके बारे में और जानकारी की मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या फीचर्स होती हैं, व्हाई डू वी नीड एमवीपी, हमें उसकी ज़रूरत भी क्यों है, क्या कारण है कि हमें मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए। और ये सब जानने के बाद हम जानेंगे कि उसकी सही परिभाषा क्या है। वी विल डिफाइन एमवीपी। तो इस सेशन में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोटोटाइप क्या है। ये एक तरह का एक सिंपल डिज़ाइन होता है, एक मान लीजिए कार्डबोर्ड पे बनाया प्रोडक्ट होता है, 3D पर विजुअल डिज़ाइन होता है, जो आपको केवल मौखिक डॉक्यूमेंट रिटन टेक्स्ट नहीं होता है। ये आपको प्रोडक्ट को दिखाता है या सर्विस को दिखाता है एक सिंपलटन तरीके से। तो प्रोटोटाइप इज़ अ सिंपल डिज़ाइन और स्केच ऑफ द प्रोजेक्टेड प्रोडक्ट। वो इसका सिंपल डिज़ाइन होता है या उसका स्केच होता है, जैसे मैंने बताया उस प्रोडक्ट का। वो 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 5D 4D व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये फंक्शनल नहीं होते अक्सर। मतलब ऐसा अगर मैं कहूँ आपको कि मैं आपको एक कार का प्रोटोटाइप दिखा रहा हूँ जो फ्लाई करेगी, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं जिस प्रोटोटाइप को आपको फिजिकली भी दिखा रहा हूँ वो फ्लाई करेगी। मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की कार होगी, इस तरह का लुक एंड फील होगा, इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। वो कंप्लीट नहीं है, दिखाने वाले को और देखने वाले को दोनों को मालूम है कि वो कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोटोटाइप है। प्रोडक्ट का एक अर्ली स्टेज वर्जन है
जिसको दिखा के हम कम से कम ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेजेस इस तरह की होंगी, रादर देन ज़ीरो पे प्रोडक्ट खड़ा है, उसको वो कैसा दिखेगा, वो क्या होगा, उसको परिकल्पना करना बड़ा कठिन होता है किसी भी ग्राहक को या कंज्यूमर को या कस्टमर को या इन्वेस्टर को। तो उसको एक मिड स्टेज पर लाया जाता है और प्रोटोटाइप देखकर उसको मालूम पड़ता है कि हाँ, फुली डेवलप्ड प्रोडक्ट किस तरह का आ रहा होगा या आएगा, तो एक क्लैरिटी देता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने प्रोटोटाइप को किस तरह से डिज़ाइन किया है। इसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि जिस टारगेट ग्रुप को आप ये बात समझाना चाह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कैसी है, उसको समझाने में बहुत सरलता होती है। ये है प्रोटोटाइप का सबसे बड़ा एडवांटेज या यूज़। तो प्रोटोटाइप इस तरह से ये एक डिज़ाइन्स या स्केच होते हैं। अब थोड़ा-सा और जानते हैं कि भाई काम कैसे करता है, क्या-क्या हेल्प करता है ये। तो सबसे बड़ी चीज़ तो कि जिस समस्या का आप हल निकालना चाहते हैं, उसको परिभाषित करें। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है और सिंपलेस्ट वे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है? सबसे सिंपल तरीके जब फ़ोन इंडस्ट्री मोबाइल टेलीफ़ोनी का आविष्कार हुआ था, तो हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट आया था, वो आप सबको याद होगा, वो कितना सिंपल प्रोडक्ट था, वो केवल कॉल्स कर सकता था। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वर्ज़न है, वो क्या होगा? आपको अब उसमें क्या-क्या फ़ीचर्स और प्रोडक्ट की लोडिंग करनी है, ये इसके बारे में तय होता है कि भई क्या-क्या कोर क्या है? कोर प्रोडक्ट क्या है? और उसके बाद किन फ़ीचर्स को हम उसमें डालेंगे, लोड करेंगे, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में फ़ैसला करने का थोड़ा-सा टाइम होता है। उसके बेसिस पे आप एक यूज़र बेस होता है आपके पास, उसको इकट्ठा करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और कुछ लोगों में उस एमवीपी को, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को आप डालते हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड प्रोडक्ट होता है या जो बेसिक प्रोडक्ट होता है, उसको डाल के उसको देखते हैं कि अपने अपने टारगेट सेगमेंट में, उस उपभोक्ता समूह में जो आपको लगता है कि इस तरह के प्रोडक्ट के लिए ये लोग ही खरीदारी करेंगे, उनके बीच डाल के आप अपने बेसिक प्रोडक्ट का टेस्ट करते हैं, पायलटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे जो फीडबैक आता है, उससे आप अपने प्रोडक्ट को और करेक्ट करते हैं और संशोधित करते हैं और जिसकी वजह से आप बेहतर प्रोडक्ट लेके मार्केट में जा सकते हैं, जाना चाहते हैं। तो आइए और जानते हैं और जानकारी लेते हैं कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, कैसे उसका क्या-क्या बेनिफिट है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये लीस्ट डेवलप्ड प्रोडक्ट होता है। ये बहुत बेसिक प्रोडक्ट होता है या बेसिक सर्विस होती है। ये एक ऐसी टेक्नीक है इसमें जब नया प्रोडक्ट कितने फीचर्स डालें, कितने मिनिमम फीचर्स डालें और उसके बाद जब हम उनको ग्राहकों को दें, ये वो ग्राहक होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि इवन बार-बार मोबाइल फ़ोन्स का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे, तो हर किसी ने मोबाइल फ़ोन नहीं ले लिया था। देयर इज़ अ सेट ऑफ कंज्यूमर, हमेशा उपभोक्ताओं का एक ऐसा सेट होता है, जो अर्ली अडॉप्टर होता है, जो किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को आज़माना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। तो एमवीपी अगर होता है, तो ये टारगेटेड होता है अर्ली एडॉप्टर्स पर। उनके बीच में जाएगा, तो वो क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? तो इट इज़ अ बेसिक प्रोडक्ट डेवलप्ड टू सैटिस्फाई अर्ली अडॉप्टर्स। ये जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, इनको सैटिस्फाई करने के लिए जो बेसिक प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, ये होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये स्टैंड अलोन फंक्शनिंग प्रोडक्ट होता है। उसकी कोर समस्या को हैंडल करता है। मोबाइल फ़ोन का एग्ज़ाम्पल, उसकी कोर फंक्शनैलिटी क्या है? लोगों से बात करना मोबाइल फ़ोन की कोर फंक्शनैलिटी है। तो जो सबसे ज़्यादा जो कोर इश्यू है, जो कोर प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करता है बेसिक टेलीफ़ोनी जिसको हम लोग बोलते थे। तो मोबाइल फ़ोन्स बेसिक टेलीफ़ोनी को एड्रेस करते हैं। उसी तरह एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कोर समस्या है, उसका सॉल्यूशन देता है। साथ में वो डिजिटल वॉच देगा कि कैमरा देगा कि इंटरनेट देगा, ये सब ऐड ऑन फीचर्स हैं। इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं? इनकी ज़रूरत किस कॉस्ट पे है भी कि नहीं? ये लेटर स्टेज के क्वेश्चंस होते हैं। तो व्हेन वी डेवलप अ न्यू आइडिया और उसका एमवीपी जब हम डेवलप करते हैं, तो वो बहुत बेसिक सा प्रोडक्ट होता है, जो अर्ली एडॉप्टर्स ऑफ द कैटेगरी पे टारगेटेड होता है। प्रोटोटाइप तो जैसे मैंने बताया था कि एक स्केच होता है या कार्डबोर्ड होता है या सम फिज़िकैलिटी। लेकिन ये जो है,
ये एक बड़े यूज़र पूल की तरफ टारगेटेड होता है। ये एक तरह से लॉन्च के पहले की स्टेज का तैयार प्रोडक्ट होता है कि उसमें आप एडिशनल पेन पॉइंट्स को पता कर पाते हैं। अब ग्राहक यूज़ करता है। प्रोटोटाइप में आपको केवल लुक एंड फील दिखाया जा रहा था, लेकिन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये तो प्रॉपर प्रोडक्ट होता है। हाँ, उसमें फीचर्स नहीं होते। वो केवल अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी उस समस्या को एड्रेस करता है जिसके लिए उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन हुआ है, जिसके लिए उस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि प्रोटोटाइप और एमवीपी में क्या अंतर होता है। एमवीपी इज़ इवॉल्व्ड स्टेज ऑफ प्रोटोटाइप। अब प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन उसमें फीचर्स की लोडिंग नहीं की गई है या मिनिमम फीचर्स की लोडिंग की गई है, और उस तरह का प्रोडक्ट है जो अर्ली अडॉप्टर्स जो कैटेगरी के हैं उन पर टारगेटेड है। अहम प्रश्न कि भाई ज़रूरत क्या है एमवीपी की? नीड फॉर एमवीपी क्या है? क्या काम करता है और क्या नहीं? इस पर बहुत अच्छी जानकारी मिलती है जब आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट में जाते हैं। हमने उसको लॉन्च किया, अ, समझा, अर्ली अडॉप्टर्स ने उसको लिया भी, एंड देन समझ में आया कि ये नहीं चलेगा। टाटा नैनो इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, वो बहुत लोडेड प्रोडक्ट नहीं था, वो एक छोटा सा आइडिया था कि हम 1 लाख की कार इंडियन कंज्यूमर्स को देंगे जो कि प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर है। वो उसको हाथों हाथ लेगा और ये कार पूरी दुनिया में बिकेगी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा बिकेगी। और उसके बाद उसको लॉन्च किया गया। शुरू की कार्स में बहुत लोडिंग नहीं थी, बाद में हालाँकि कंपनी ने काफ़ी सारी लोडिंग करके दिया, उसमें फीचर्स की लोडिंग करके दी। लेकिन शुरू की कार जो 1 लाख रुपए की कार थी, वो बहुत बेसिक कार थी। और जब उसको लॉन्च किया गया तो उम्मीदों के को मतलब धता बताते हुए, डिफाइंग द एक्सपेक्टेशंस, टाटा नैनो नहीं चली थी। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो एक बेसिक प्रोडक्ट था। इंडियंस की आफ्टर उसको यूज़ करने के जो अर्ली अडॉप्टर्स थे उन्होंने खरीदी भी, लेकिन वो बहुत सैटिस्फाइड नहीं थे। वो उनको उतनी बेहतर कार नहीं लगी, क्योंकि कार भी एक स्टेटस सिंबल है और उनको स्टेटस नहीं मिल रहा था, उनको केवल अपग्रेडेशन मिल रहा था। और इस वजह से बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे। लेकिन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर कहीं यही गलती कंपनी ने 3 लाख की कार लॉन्च की होती और उसमें फीचर्स भी डाले होते और वो भी इसी तरह से नकार दी गई होती, या अन्य कार कंपनियों का भी आपने एग्जाम्पल देखा है कि अक्सर बहुत स्मार्ट प्रोडक्ट आता है और फुली लोडेड आता है, लेकिन कंज्यूमर्स को उतना पसंद नहीं आता। तो उस स्टेज पर बहुत सारा पैसा खराब हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव अ एमवीपी एंड टेस्ट द मार्केट, टेक द फीडबैक एंड करेक्ट द प्रोडक्ट। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये है, नीड ये है, अपने ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क बनता है। जो रियल ग्राहक है, जिन्होंने पैसा दे के आपका माल खरीदा हुआ है, वही रियल ग्राहक हैं। उनसे आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जितना भी स्टार्टअप पे आज की तारीख में काम हो रहा है, स्पेशली D2C पे जो काम हो रहा है, B2C पे जो काम हो रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर मोड में जो कंपनीज काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आइडिया के बाद भी वो अपने कंज्यूमर से डायरेक्टली टच बेस कर सकती हैं और समझ सकती हैं उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एमवीपी है, ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, ये लीस्ट डेवलप्ड प्रोडक्ट है। इसलिए ग्राहकों से बात करके अगर कोई कमी है तो वो उसको करेक्ट की जाती है, जिससे कि फुली लोडेड प्रोडक्ट आप मार्केट को देंगे आगे जाके, ये समझ में आता है। आप धीरे-धीरे मार्केट भी बनाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट की। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एमवीपी जब लॉन्च हुआ, तो वो ठीक कॉस्ट पे, ठीक प्राइस पर एक समस्या का समाधान कर रहा था और इसलिए सक्सेसफुल हुआ। बट धीरे-धीरे आप ही ग्राहकों को ट्रेन करते हुए उसमें फीचर्स डालते हैं, उसको और बेटर करते जाते हैं। मोबाइल कंपनीज़ इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हैं। बेहतर क्वालिटी की बातें होती हैं और कम दामों की बातें होती हैं एमवीपी में, क्योंकि एक बेहतर क्वालिटी आप देने की कोशिश करते हैं तभी उसको खरीदेगा अर्ली अडॉप्टर, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये सब उसकी ज़रूरतों का पार्ट है। कुछ और जो ज़रूरतें हैं ये भी है कि आपका जो ड्रीम प्रोडक्ट है, वो तो भाई अगर आप उसको तैयार करने लग जाएँगे तो रिसर्च में, उसके रिसोर्स में उसके बहुत सारे पैसे लगेंगे, प्लांट लगेगा, या उस सर जो भी जो आपका ड्रीम प्रोडक्ट है कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, तो इसमें ये भी होना चाहिए यार, इसमें भी
आप एकदम एक बेइंतहा बड़ी पिक्चर बनाने लग जाते हैं और वहाँ पर अक्सर गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये सब करने में आप 3 साल खा लेंगे अपने बिज़नेस में या 2 साल का टाइम ले लेंगे। बिज़नेस एक बहुत डायनामिक वर्ल्ड है। बहुत सी चीज़ें हाथ के हाथ का सॉल्यूशंस माँगती हैं, स्पॉट ऑन सॉल्यूशन माँगती हैं। अगर आप इतना ज़्यादा रिसर्च मोड में रहें तो आप सही समय पर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाएँगे। एमवीपी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अगर मेरे ख़्याल से मोबाइल कंपनीज़ ने, नोकिया ने फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बेसिक फ़ोन्स वो लॉन्च कर रही थी, तब अगर उसने इतना हाई प्रोडक्ट, जैसे आज एप्पल के फ़ोन आते हैं, एप्पल 14 है, मतलब आईफ़ोन 14 या 15, वो सब लॉन्च हो रहे हैं और इनकी जो फीचर्स हैं, वो अगर तब लॉन्च हो गए होते तो उसका कॉस्ट होता 10 लाख, कौन खरीदता? तो ग्राहकों को भी धीरे-धीरे तैयार करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को लो करना, इस तरह से ये एक बेहतर रणनीति होती है। तो पॉइंट ये है कि कम समय में मार्केट में जल्दी से प्रोडक्ट लाने में बहुत हेल्प करता है एमवीपी, वरना ड्रीम प्रोडक्ट लाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। अ, एक छोटे स्केल पर कम घाटे, कम मुनाफ़े के बेसिस पर करा हुआ कार्य होता है, जो फीडबैक के बाद अब आप बहुत पुख्ता तौर पर मार्केट में जाके लॉन्च कर सकते हैं। तो ये पूरी-पूरी ज़रूरत को एड्रेस करता है और विश्वास मानिए कि जो लोग बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं या लगाते हैं और बड़े आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एमवीपी के ही थ्रू मार्केट में जाएँ, सो दैट वो बहुत सारा फेलियर्स और लॉसेस को बचा सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नीड है एमवीपी की। आगे जानते हैं कि कैसे परिभाषित करें एमवीपी को, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करें। तो सबसे पहले तो जो हमारी कैटेगरी है, जिस जिस भी व्यापार को हम कर रहे हैं, उसमें आपका जो प्लान्ड एमवीपी है, जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, वो आपके बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये जानें कि आपके जो व्यावसायिक उद्देश्य हैं, वो ये नया आइडिया और ये जो नया उसका एमवीपी है, जिसको हम लोग बार-बार कह रहे हैं कि जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, जिसको हम थोड़े लार्ज स्केल पर ले जाके मार्केट टेस्टिंग करते हैं एंड उससे फीडबैक लेते हैं। ये हमारे व्यावसायिक गोल्स जो हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनसे अलाइन्ड है भी कि नहीं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपको कौन-कौन से फीचर्स, कौन-कौन सी विशेषताएँ उस एमवीपी में रखनी है, उस प्रोडक्ट में रखनी है। आप एकदम ही रॉ फंक्शनैलिटी को एड्रेस करने वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक बेसिक सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, या क्योंकि मार्केट थोड़ी-सी तैयार है, तो अगर ये 2-3 फीचर्स डाल देंगे, तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है और इसलिए ये बेसिक प्लस 3 फीचर्स प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, तो ये अर्ली अडॉप्टर्स उसको इस दाम पर ज़रूर लेंगे और इसका अच्छा फीडबैक आएगा। इन सारी हाइपोथेसिस पर काम कर रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू चेक इट आउट। और ये आपको देखना भी पड़ेगा कि आपके बिजनेस, आपकी टीम्स के भी तो गोल होते हैं, उनको भी ये उनसे अलाइन कर रहा है कि नहीं, उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी टीम्स किन्हीं और गोल्स पे काम कर रही है और आपका ये आइडिया और ये एमवीपी जो है उसका, ये उनसे अलाइन ही ना कर रहा हो, तो आपका प्रोडक्ट कंपनी स्टेज पर ही फेल हो जाएगा। तो यू हैव टू बी क्लियर कि आपकी टीम्स, आपके संगठन, आपके बिजनेस गोल्स से आपका एमवीपी अलाइन करे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिस आइडिया का है, उस आइडिया के गोल्स क्या हैं? प्रॉफिट गोल्स हैं, मार्केट शेयर गोल्स हैं, मार्केट डेवलपमेंट का गोल है कि नहीं, भाई मैं कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ। मैं मैगी 1982 में आई थी और 2 मिनट में नूडल्स इंडिया में नहीं, कोई पहले तो नूडल्स ही नहीं जानते थे। बाय दैट उस समय के लोगों से अगर आप पूछें, तो वो आपको बताएँगे कि नूडल्स का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई मार्केट ही नहीं थी। इंडिया की मार्केट अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पराठों पे थी या घर के बने खाने पे थी, और साउथ इंडिया वाज़ ऑल अबाउट कि वो डोसा खा लेते थे, इडली खा लेते थे, लेकिन नूडल्स की कोई बात नहीं थी। एक कंपनी आई, उसने इन्वेस्ट किया मार्केट में और धीरे-धीरे 2 मिनट में मैगी या नूडल्स का टेस्ट भी लोगों को अच्छा लगने लगा, वो प्रोडक्ट भी चल गया और लोग उसको बड़ा खुशी-खुशी खाने लगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मार्केट डेवलपमेंट, क्या कैटेगरी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है? तो ये भी देखने की ज़रूरत होती है। तो हमारे गोल्स क्या-क्या हैं?
आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि आपके जो अगले 6 महीने के नंबर्स हैं, सेल्स नंबर्स हैं, रेवेन्यू नंबर्स हैं, वो जब एमवीपी का पहला दिन होगा, जब आप लॉन्च कर देंगे, वो क्या है? आप इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते कि अब हमने बना लिया, ये मार्केट में लॉन्च कर दिया, इसका प्रॉपर एक एनुअल पीएनएल बनाइए, प्रपोज्ड पीएनएल, प्रोजेक्शंस बनाइए और उसमें 6 महीने के बेसिस पे कि H1 में ये इतना करेगा, H2 में ये इतना करेगा। आपका बिजनेस प्लान अपने एमवीपी के लिए भी बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, ये ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप बहुत टाइट एनवायरनमेंट में एक बेहतर प्रोडक्ट अपने स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ लॉन्च कर पाएंगे और उसकी सक्सेस की बहुत संभावनाएं होंगी। आपके पास साधन कैसे हैं, आप ये पहले फिगर आउट भी कर लें। एमवीपी को लॉन्च करने के पहले आप कितने साधनों के साथ उसको लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि केवल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी एक नए आइडिया का बना लेना भर काफ़ी नहीं है, उसको सपोर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट करने में प्रमोशन आता है, एडवर्टाइजिंग आती है, डिस्काउंटिंग आती है, मार्जिन आती है, सैम्पलिंग आता है। ये सब काम करने के लिए और पहले 6 महीने, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, नया बच्चा है, तो वो तो चलना नहीं सीख जाएगा एकदम से। ऐसा नहीं होने वाला है अक्सर कि आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ लिया जाए। तो जब वो खड़ा हो रहा होगा, उस समय हो सकता है वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हो, तो आपके पास नेगेटिव बैलेंस को फीड करने के लिए रिसोर्सेज हैं कि नहीं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इन चीज़ों से आप अपने बिजनेस में जाते हैं, एक आइडिया को अडॉप्ट करते हैं, उसका एमवीपी, उसका प्रोटोटाइप पहले बनाते हैं और उसके बेसिस पे उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको पूरी बिजनेस प्लानिंग के साथ मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो विश्वास मानिए आपके सफल होने के बहुत चांसेस हैं। आप अगर नहीं भी सफल हुए, आप एक स्टेज पर आके आपने डिसाइड किया कि नहीं, प्रोटोटाइप या एमवीपी को लॉन्च किया, मार्केट टेस्टिंग की और आपको समझ में आ गया कि अगर हम करेक्शन भी करेंगे तो करेक्शन बहुत कॉस्टली है और उस कॉस्ट पे ये प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है। आप बैकआउट कर जाते हैं, बहुत छोटे से पैसे को लगाकर आप एक तरह का टेस्टिंग कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोडक्ट में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा मनी, टीम का डिवोशन, मोटिवेशन, अपना मोटिवेशन एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए एम्प्लॉयर उसमें लगाते हैं, तो पूरी संभावनाएं बनाइए कि इस तरह प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। तो एमवीपी हमें इस चीज़ में मदद करता है कि कैसे हम सक्सेसफुली नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करें और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। आज के इस सेशन में मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से पसंद आया होगा, आपने इसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकाली होंगी और आप उन चीज़ों को जब कभी भी आप अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे होंगे, अपना आइडिया लॉन्च कर रहे होंगे, ये चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी, आप इनसे मदद पाएंगे। विद दिस आई एंड टुडेज सेशन। आज के सेशन में इतना ही। जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं अभी भी मुझसे और वन ऑन वन क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, वो जूम के दिए हुए लिंक पर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपको ये सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। भारत खेती और पशुपालन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, फिर भी कुछ लोग लाभकारी खेती करने का तरीका नहीं जानते। लेकिन हम चाहते हैं कि किसान न केवल लाभदायक खेती करे बल्कि लाभदायक पशुपालन भी करे। इसी को ध्यान में रखते हुए बिजनेस पाठशाला के माध्यम से हम आपको एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है चिकन हैचरी। स्मॉल स्केल पर चिकन हैचरी का व्यवसाय एक शानदार व्यवसाय है। हालांकि इस बिजनेस के लिए आपको सफिशिएंट नॉलेज और स्किल्स होना बेहद जरूरी है। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। पोल्ट्री आमतौर पर अंडे देने वाली प्राकृतिक रूप से गर्भाधान करने वाली मुर्गियों से शुरू होती है। अंडों को इंक्यूबेटर्स में डालने से पहले साफ किया जाता है और साथ ही उनके शेल्स की मजबूती को भी चेक किया जाता है। इंक्यूबेटर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करते हैं। आमतौर पर बड़ी संख्या में केवल एक बार उत्पादन किया जाता है, इसलिए परिणामी चूजे आकार में समान होते हैं और एक ही समय में काटे जा सकते हैं। एक बार जब अंडे फूट जाते हैं
और चिक्स भी कुछ दिन के हो जाते हैं तो उन्हें टीका भी लगाया जाता है। पोल्ट्री मीट सबसे तेजी से बढ़ने वाला एनिमल प्रोटीन है और बढ़ती आबादी के साथ अंडे और ब्रायलर मांस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यानी अगर आप चिकन हैचरी का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को 3 लाख से 3,05,000 एग्स पर बैच के साथ शुरू करते हैं तो आपको 2,000 से 3,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वहीं मैन पावर के तौर पर आपको 4 से 5 लोगों की टीम की रिक्वायरमेंट होगी और पूरे प्लांट को रन करने के लिए 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 36 से 41 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन बेहद आसानी से अर्न कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है लेयर फार्मिंग। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से अंडा देने वाली पोल्ट्री पक्षियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां मुर्गियों की ऐसी विशेष नस्ल है जिसे 1 दिन की उम्र से ही पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। ये अपनी 72 से 82 सप्ताह की आयु तक लगातार अंडे देना जारी रखती हैं। ये अंडे देने की अवधि के दौरान लगभग 2.25 किलोग्राम भोजन खाकर लगभग 1 किलोग्राम अंडे का उत्पादन कर सकती हैं। हाइब्रिड एग्स लेयर के निर्माण के उद्देश्य से प्रजनन से पहले मुर्गा और मुर्गी की विभिन्न विशेषताओं पर विचार करें। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की अत्यधिक अंडा उत्पादक लेयर ब्रीड्स उपलब्ध हैं। अगर आप इस बिजनेस में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 25,800 से 26,000 एग्स पर डे कैपेसिटी वाले प्लांट के साथ शुरू करते हैं तो आपको 71 से 76 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आप 25 से 30% का मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही आपको 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट एरिया, 9 से 15 मैन पावर और 6 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना इसके आप किसी भी बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते। ये तो हुई लेयर फार्मिंग की बात। अब हम बात करते हैं बफेलो फार्मिंग की। दुनिया में सबसे ज्यादा बफेलो यानी भैंसों की आबादी के साथ भारत नंबर 1 पोजीशन पर है। भैंस पालन न केवल एक लाभदायक व्यवसाय है बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की बड़ी संभावनाएं भी हैं। संकर गायों के साथ भैंसों की तुलना के संबंध में भैंसों के कुछ निश्चित लाभ हैं, जैसे भैंसें हमारे देश के क्लाइमेट कंडीशन को अडेप्ट कर चुकी हैं। बफेलो मिल्स को अधिक कीमत मिलती है क्योंकि इसमें अधिक मक्खन वसा होता है। फसल अवशेष जो बहुतायत में उपलब्ध है, भैंस के चारे के रूप में अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। भैंसें शारीरिक रूप से अधिक रोग प्रतिरोधी हैं, इसलिए उनके रखरखाव की लागत कम आती है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बिजनेस को आप बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस व्यवसाय को 365 से 400 लीटर पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 3,000 से 4,000 स्क्वायर फीट एरिया, 9 से 10 मैन पावर और 1 से 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, तो आपको बता दें कि इस बिजनेस को आप 20 से 25 लाख में शुरू कर सकते हैं और साथ ही आप इस बिजनेस से 25 से 30% तक का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है फिश मील प्रोसेसिंग। मछली की बढ़ती मांग के साथ फिश मील प्रोसेसिंग बिजनेस की लोकप्रियता भी जोर पकड़ रही है। ये एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। मछली पालन व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मछली भोजन की होती है। मछली पालन व्यवसाय की प्रक्रिया के दौरान मछली के विकास में एक अच्छी गुणवत्ता वाली मछली खाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मछली भोजन मूल रूप से पौधे से प्राप्त सामग्री और एनिमल डेराइव्ड मटेरियल का संयोजन है। ये मछली का भोजन फ्लेक्स, पैलेट्स और टैबलेट्स के रूप में उपलब्ध है और आमतौर पर तालाबों और एक्वेरियम में भी उपयोग किया जाता है। फिश मील एक ऐसा उत्पाद है जिसकी घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी काफी ज्यादा मांग है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस बिजनेस को 400 से 500 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी और जाहिर है बिना मैन पावर के इस बिजनेस को शुरू नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही इस बिजनेस के लिए भी आपको 13 से 15 लोगों की टीम की जरूरत होगी। साथ ही 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
अब आती है इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात। तो इस बिजनेस को 35 से 40 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है और इस शानदार बिजनेस से आप 15 से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।